वंस अगेन दुबे सर, बहुत बहुत स्वागत है अगले एपिसोड में। सो आई एम रियली ग्लैड कि बैक टू बैक आप हमारे एपिसोड के लिए स्पेशल आप टाइम दे रहे हो सर। सो मेरे और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से सर कोटि कोटि आपको प्रणाम। और हम धन्यवाद करते हैं कि सर आप हर दिन आ रहे हो, हर हफ्ते आ रहे हो और यू आर एजुकेटिंग इन रियली गुड मैनर। सो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। Well, चलिए सर, तो शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले सर, अभी तक जितने भी एपिसोड हमने किए हैं वी हैव टॉक्ड अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग है तो ये करना है, वो करना है, बट एक चीज, वेल आई रियली डू अपोलोजाइज टू यू एंड टू माय व्यूअर्स एज वेल कि ये एक छोटा सा चीज मैं भूल गया था सर, इंश्योरेंस। सर फाइनेंशियल प्लानिंग में इंश्योरेंस का कितना बड़ा रोल है और लोगों को क्यों अडॉप्ट करना चाहिए, मैं चाहता हूं इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान हमारे व्यूअर्स को दें। ग्रेट, थैंक यू। इंश्योरेंस, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि इंश्योरेंस, मैंने अब इंश्योरेंस कर लिया है, यानी उस चिंता से अब मेरी मुक्ति है। तो ये एक इंटीग्रल पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। हो सकता है हम उसको वैल्यू दे रहे हो या हम उसको वैल्यू नहीं दे रहे हो, लेकिन इंटीग्रल पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसके बिना कितना आदमी पिनलाइज हो सकता है, इमेजिन नहीं कर सकते हैं। एक उसमें सबसे पहला पार्ट आता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में मरने बचने का होता है। ह्यूमन लाइफ को तो वापस कोई नहीं ला सकता है, लेकिन जो फाइनेंशियल उसके कमिटमेंट हैं, उस व्यक्ति के फाइनेंशियल कमिटमेंट को ये पूरा कर सकता है टर्म इंश्योरेंस। सपोज कोई लायबिलिटी है 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 50 लाख की, उसको इस संदर्भ में समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति ने कोई एक होम लोन, बहुत सारे लोग लेते हैं, इस कंडीशन में अगर वो व्यक्ति चला गया और अगर होम लोन पूरा नहीं हो पाया तो वो तो उसका आधा जो मकान है वो भी उसको चला जाएगा लैंडर को। ठीक है। और उसके बाद भी अगर इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि एक सिंगल ब्रेड विनर ज्यादातर होते हैं। अगर ऐसा कोई बुरा इवेंट आता है तो उसके परिवार का उसके बाद क्या, एक छोटी इवेंट भी पूरे पूरे परिवार को बर्बाद करते हैं। तो आदमी का जो फाइनेंशियल कमिटमेंट पूरा हो जाए उसके लिए टर्म इंश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरत है। हो सकता है हम उसको समझ पा रहे हो या उसको नहीं समझ पा रहे हो, बट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग, नंबर 1। और दूसरा, मेडिक्लेम। बीमारी तो चाहे आदमी शहरों में रहे, गांव में भी खूब बीमारियां हो रही है। गांव में जो पहले हम सोचते थे कि गांव में तो सब ठीक ठाक है, बट वहां पर भी इसी तरह की बीमारियां खूब हो रही हैं। एक सपोज 5 लाख का कोई खर्चा आ गया, अब उतना पैसा कहाँ से लेके आओगे? आपके पास पैसा भी है तो हो सकता है आपने कोई एफडी कर रखी हो या कहीं इक्विटी में लगा रखा हो, कहीं प्रॉपर्टी में लगा रखा हो, तो वो बेचना क्या आसान है क्या? एक प्रॉपर्टी बेचना आसान है क्या? एक अगर हम इक्विटी में से पैसा निकालते हैं तो एक तो पैसा जाता है, टैक्सेशन अलग जाता है, और कोई एफडी है वहां से भी वो टूटती है। तो ये सबको इस तरह का बुरा बुरा ना हो तो एक मेडिक्लेम ले लें तो 5 लाख 10 लाख का, तो आपका जो एक रिस्क है वो आप अपना रिस्क किसी को और ट्रांसफर कर रहे हो। जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस होता है ना, वो तो मैंडेटरी होता है, नहीं तो पुलिस वाले मारते हैं या चालान कर देते हैं। बट जो ह्यूमन लाइफ, वो उस गाड़ी से तो कई कई गुना ज्यादा अपने प्रेशस है, कई कई गुना। ह्यूमन लाइफ, गाड़ी तो आज एक नहीं है, कल दूसरी भी आ सकती है, बट ह्यूमन लाइफ का तो क्या है, तो ज्यादा प्रेशस ह्यूमन लाइफ है। गाड़ी का इंश्योरेंस से पहले मैं तो ये कहूंगा कि पहले खुद का इंश्योरेंस करें, जो भी उसके फाइनेंशियल कमिटमेंट है, जो उसकी ह्यूमन लाइफ है, तो उस हिसाब से करें। तो ये इतना इंटीग्रल पार्ट ऑफ ये फाइनेंशियल प्लानिंग का है। नहीं नहीं, वेल सेड वेल सेड। तो मोटा मोटा अगर कहें तो टर्म इंश्योरेंस एंड मेडिक्लेम इंश्योरेंस हर एक व्यक्ति के पास आज के डेट में होना ही चाहिए, क्योंकि कल का किसी को कोई भरोसा नहीं है। अगर कल कुछ भी परिस्थिति विपरीत हो जाती है तो एटलीस्ट हमारे परिवार के पास एक बैकअप रहेगा। राइट सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? बिल्कुल। तो कुछ प्रॉब्लम इस तरह की होती हैं जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये एक सोशल प्रॉब्लम में या सोशल हेल्प में ऐसा आता है, तो सरकार को भी ऐसा लगता है, तो सरकार ने भी कुछ वो पीएम विजय और कुछ इस तरह की वहां पर भी उन्होंने घोषणा कर रखी कि 330 पहले था, 2 लाख का इंश्योरेंस, और फिर कुछ एक्सीडेंटल 12-13 रुपए का था, तो वहां पर भी उन्होंने, सरकार ने भी दिया है। और एक 5 लाख का भी इंश्योरेंस सरकार भी दे रही है मेडिक्लेम में। तो इस तरह की सरकार भी आपको बेनिफिट देती है, बहुत सारे ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है या जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी देती है। तो इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और जो हम लोग उसमें नहीं आते हैं तो हम अपना मेडिक्लेम ले सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल। नहीं सर, बहुत खूब, आपने बहुत सही कहा। और मेरे जितने भी व्यूअर्स, मैं ये कहूंगा कि गाइस, गाड़ी के इंश्योरेंस से सबसे पहले यार हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। दूसरा टर्म इंश्योरेंस, ये दो इंश्योरेंस आप जरूर रखें।
और आपको फायदा होगा फ्यूचर में। चलिए सर, तो यू नो लाइक जब पीछे आप इस सवाल का जवाब दे रहे थे तो टैक्सेशन का आपने यूज किया एक शब्द, तो सर मैं चाहता हूं कि आज का जो शो है ना इसके ऊपर ही रखते हैं कि रिटेलर्स को कैसे प्रभाव करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, टैक्सेशन का बहुत बड़ा रोल है। अब मुझे इक्विटी का तो पता है भाई, वहां पे एलटीसीजी और एसटीसीजी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वहां पे लगते हैं, बट सर म्यूचुअल फंड की क्या टैक्सेशन है और ये रिटेलर्स पे कैसे प्रभाव करते हैं, जरा इसके बारे में बताएं। तो अगर पोर्टफोलियो छोटा है तो मेरे को लगता नहीं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा इसका होगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो जैसे बोलते हैं 1,000 रुपए की एसआईपी भी करोड़ में बन जाती है। तो जब करोड़ रुपए बन गए तो वहां पर आपको एक टैक्सेशन वहां पर अटैक करेगा। तो जो यहाँ पर म्यूचुअल फंड में अभी 3 तरह के टैक्सेशन आ रहे हैं, 3 तरह के, तो वेरी वेरी कंफ्यूजिंग ऑल्सो दैट। तो एक तरह का जो टैक्सेशन होता है लॉन्ग टर्म में, इसमें 1 लाख तक का जो प्रॉफिट होता है वो एग्जम्प्ट होता है। उसके बाद जो भी पैसा बना, जो भी प्रॉफिट आया, कैपिटल गेन उसको बोलते हैं, कैपिटल गेन जो भी आएगा उसमें 10% का टैक्स की आपकी लायबिलिटी बनती है। सपोज 5 लाख का कोई प्रॉफिट आया, 1 लाख तो एग्जम्प्ट हो गया, तो जो 4 लाख है वो आपकी टैक्स लायबिलिटी बन गई। तो 4 लाख का 10% 40,000 हो, तो 40,000 आपके 5 लाख के प्रॉफिट में से 40 लाख आपको 40,000 आपका टैक्सेशन बनता है। तो एक तरह का ये हो गया। दूसरा एक अभी होता है इंडेक्सेशन। म्यूचुअल फंड में एक बड़ी खूबी है कि आपको एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, जो कि बैंक एफडी में नहीं मिलता है। बैंक एफडी मार्जिनल रेट से आपका इम्पैक्ट करती है, बट जबकि म्यूचुअल फंड में अगर हम उस तरह के इक्विटी एलोकेशन रखते हैं उसमें, तो इसका फॉर्मूला यह है कि जो पोर्टफोलियो है उसमें इक्विटी एलोकेशन 35%, 35% से ऊपर होनी चाहिए और 65% से नीचे होनी चाहिए। दैट इज द फॉर्मूला। तो उसमें आपको इंडेक्सेशन मिलेगा। और इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज कोई पोर्टफोलियो का रिटर्न आया 10% और उस समय आपका जो इन्फ्लेशन है वो 7% है, तो टोटल रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो माइनस इन्फ्लेशन, इस केस में 10 - 7 = 3। तो जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो 3% बनेगी, बट आफ्टर 3 ईयर यू हैव टू पुट दैट मनी फॉर 3 ईयर, देन यू आर एलिजिबल फॉर अ इंडेक्सेशन बेनिफिट। अदर काइंड ऑफ टैक्सेशन इज, जो आपका मार्जिनल टैक्स रेट है उससे आपको आपका इनकम बढ़ जाएगा, आपका जो कैपिटल गेन है आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। जो आपका बैंक एफडी के साथ होता है वो टैक्सेशन वही म्यूचुअल फंड के डेट फंड्स के साथ भी होता है। ये इसी बार यहाँ पर हुआ है इस वित्त वर्ष में। अगर पोर्टफोलियो छोटा है, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो बन गया तो उसके बाद ही चिंता करें, क्योंकि अगर 10% का रिटर्न भी आएगा तब भी आपका जो 1 साल का प्रॉफिट होगा 1 लाख रुपए हो जाएगा। नहीं, 1 लाख तक तो यहाँ पे एग्जम्प्ट है। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। सर एक अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि सर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय कौन से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को ध्यान रखना चाहिए हम, इसके बारे में तो इस बात की यहाँ पर ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। बट इसमें जो सिंपल रिक्वायरमेंट होंगे, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार होना चाहिए, कैंसिल चेक होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत ही इजी टू यूज है, बहुत इजी है। बस वो पैन कार्ड डालना है, सब कुछ आ जाता है आज की डेट में, और आधार को डालते ही केवाईसी बन जाता है, पूरा बन जाता है। चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके लिए सर, रिटेलर्स के लिए टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है? तो म्यूचुअल फंड में एक कैटेगरी है ELSS। तो यहां पर पैसा रख के, एक तो ये 3 ईयर का मैंडेटरी लॉक इन होता है, 3 ईयर का मैंडेटरी लॉक इन, निकलेगा नहीं किसी भी हालत में। और आपको 1.5 लाख तक का अगर इसमें पैसा हर साल रखते हैं तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 1.5 लाख से कम हो जाएगी। तो ATC का जो 1.5 लाख का आपको बेनिफिट मिलता है, आप उसको म्यूचुअल फंड से ले सकते हैं ELSS कैटेगरी में। तो जो कैटेगरी है सबसे बेस्ट कैटेगरी है। एक तो जो लॉक इन होता है वो केवल 3 साल का है, बहुत ज्यादा अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, कहीं जगह 15 साल है, कहीं पर 21 साल है। बैंक एफडी भी कोई लेते हैं 5 साल है, NSE लेते हैं शायद उसमें 5 या 6 साल है। तो ये सबसे कम हो गया। तो 3 साल में भी आप उस फंड को बार बार रोटेट कर सकते हो। जैसे 1.5 लाख इस साल डाला, 1.5 अगले साल डाला, 1.5 अगले साल। तो जो पहला फर्स्ट ईयर का जो 1.5 लाख है वो आपका रिलीज हो जाएगा आफ्टर 3 ईयर, तो उसको भी आप ऐसे घुमा सकते हो। आपका टैक्स का बेनिफिट भी हो गया, और जो बाकी इंस्ट्रूमेंट है तकरीबन उसका डबल ही रिटर्न यहाँ पे आता है। और जो पिछले साल हैं वहां तो 10-10 गुना तक का फर्क आ जाता है।
पिछली बार हमने इसका कंपेयर किया था कि जो एक पीपीएफ है और एक कोई इक्विटी ईएलएसएस फंड है, तो लॉन्गर टर्म में करीब 10 गुने का फर्क आ गया। एक जगह 85 बन रहा है, जहां 8% का रिटर्न आ रहा है, वहां 50 लाख बन रहा है, तो दूसरी जगह 5 करोड़ बन रहा है। वो 4-5 साल पुरानी बात थी, अभी 5 करोड़ का भी 10 करोड़ हो गया होगा एक पिछले 4-5 सालों में। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। तो सर आप ये बताइए कि किस तरह से म्यूचुअल फंड स्मॉल रिटेल बिजनेस ओनर्स के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल हो सकता है? तो ये खाली एक रिटेल के लिए, कोई भी आए इसको इसी उसमें यूज कर सकते हैं। इसमें होता क्या है ना, सपोज आपका भी पैसा सैलरी आई बैंक में आया ना, जो पैसा खर्च नहीं किया वो सेविंग अकाउंट में पड़ा है, तो बैंक आपको देता है 2.75। ओके, तो उनके कुछ ना एक रिक्वायरमेंट होती है बैंक की, वो सीआरआर कितना रखना है, एसएलआर कितना रखा है, ये भी एक थोड़ा टेक्निकल टर्म हो गया, बट वो बैंक वाले इसको मैनेज करते हैं। तो शाम को देखते हैं कि मुकेश सर का कितना पैसा आज बैंक में आया, तो वो जो सीआरआर है, एसएलआर है, वो उसको सेट करके वो बाकी पैसा वो मार्केट में लगा देते हैं। और सपोज वहां पर एक टर्म आता है कॉल रेट और इस तरह के मनी मार्केट, ऐसे वहां पर इंस्ट्रूमेंट आते हैं, तो उसका रिटर्न आता है 6 से 7%। तो आपको मिला 2.75, बैंक ने उसमें कमाया 6 से 7% ओवरनाइट फंड में ही। ओके। तो आपको भी अपना पैसा उस सेविंग अकाउंट में जितना जरूरत है उतना तो रखो, उसके बाद वो पैसा आपको किसी लिक्विड फंड में, किसी शॉर्ट टर्म फंड में, किसी ओवरनाइट फंड में रखना चाहिए। तो लंबे समय में इसका एक कास्केडिंग इफेक्ट आता है। आप देखो कि 1 लाख रुपए ही 1 लाख रुपए सपोज कोई बैलेंस रखा हुआ है, बैंक वाला देगा पूरे साल के बाद उसमें 3,000 रुपए, और वही अगर आपने लिक्विड फंड में रखा वहां बन जाएगा 7-8 हजार रुपए। तो 5,000 का तो फर्क आ गया, 5,000 में तो सर पार्टी हो जाएगी। ये 1 साल का है, आप उसको 10 साल में कैलकुलेट करो, 50,000 रुपए हो जाएगा। तो दैट इज द कास्केडिंग इफेक्ट, दैट इज द रिपल इफेक्ट। वो इतना बड़ा इफेक्ट आएगा कि सोच भी नहीं सकते सर। ग्रेट। आप अपना पैसा भी, थोड़ा पैसा बैंक में रखेगा जितना आपको जरूरत है, उसके बाद वो पैसा किसी लिक्विड फंड में रखें। और लिक्विड फंड में भी आपको पैसा चाहिए होगा तो अगले दिन मिल ही जाता है, और कई तो आजकल वो उसी समय इंस्टेंट आपको वो दे रहे हैं रिडेम्पशन। ठीक है, तो ये रिटेलर के लिए भी हो गया फॉर द शॉर्ट टर्म मनी मैनेजमेंट, फॉर द शॉर्ट टर्म मनी मैनेजमेंट। और दूसरा, बहुत सारे लोगों का करंट अकाउंट होता है, तो सभी को पता होगा करंट अकाउंट में कोई ब्याज तो मिलता नहीं है, तो वो पैसा भी आप लिक्विड फंड में रखिए, डेट फंड में रखिए। तो दिस इज द मनी मैनेजमेंट फॉर्मूला। ओके, और फिर उसके बाद कुछ पैसा आपका लॉन्ग टर्म का होगा, 5 ईयर 10 ईयर, वो तो बैंक में रखना भी नहीं चाहिए, बिकॉज उसका तो इम्पैक्ट 10-10 गुने का भी आ जाएगा, 10-10 गुने का। यस, ठीक है, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। वो वाला पैसा आप में अपना, जो आपका रिस्क एपिटाइट है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जो भी है, उस हिसाब से करें। तो इसमें चाहे कोई भी हो, वो रिटेल हो, एचएनआई हो, कोई सुपर एचएनआई हो, तो जो अपना होराइजन है एक तो वो सेट करें, भी मुझे वो पैसे की कब जरूरत है। 3 महीने का पैसा और 30 साल के पैसे में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, 3 महीने का अलग बिहेवियर होता है और 30 साल का अलग बिहेवियर होता है। अब पेंशन फंड है, पेंशन फंड में 30 साल के बाद आएगा ना, आप उसमें कैलकुलेशन करके देख लीजिए कितना ज्यादा फर्क आ गया, कि एक जगह मुझे 7% या 5% मिल रहा है, एक जगह मेरे को 15-18-20% मिल रहा है। नहीं, तो अपना जो हॉराइजन है उसको अपना अलाइन कीजिए। और उसके बाद फिर रिस्क एपिटाइट, हर एक आदमी का अलग अलग रिस्क एपिटाइट होगा। किसी को स्मॉल कैप में बहुत अच्छा है, किसी को तो अभी डर लग रहा होगा इक्विटी में, कहां पर होंगे भी। वेरी ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू। ये इट इज द ह्यूमन नेचर। यस 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 यस। साइंस में 99% जो फॉर्मूले होते हैं, इस तरह का फॉर्मूला है कि वो बिल्कुल सही होते हैं, 3% वहां पर गड़बड़ हो सकता है ऐसा, वो रिजल्ट, संभावित रिजल्ट लाने के लिए। यहाँ पर जो फाइनेंस है, यहाँ पर ठीक उल्टा होता है, 3% ही सही होंगे, 99% चेंज होंगे, क्योंकि यहाँ पर बिहेवियर काम करता है, यहाँ पर इमोशन काम करते हैं। हाँ, तो जहां पर इमोशन काम करते हैं वहां पर और बड़ी दिक्कत होती है। जैसे आप कल मंडे को जो मार्केट खुलेगा, अब उसमें सब इमोशन ही नहीं है ना, किसी को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा कि G20 हो गया, तो मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है, और दूसरे को उनको लगेगा नहीं नहीं सब बेकार है, पानी भरा हुआ था जी, थोड़ा बारिश हुई, ये तो सब खराब है। तो ये इमोशन है, उसी तरह कैलकुलेशन है, उसी तरह का वो बिहेवियर आता है, उसी तरह के डिसीजंस आते हैं। ठीक है, और ये आपका जो रिस्क एपिटाइट है वहां पर ये डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है। तो उसी तरह के आप रिस्क लेंगे।
नहीं नहीं, वेरी वेल सेड, वेल सेड। एक एक चीज विस्तार से आप समझा रहे हो सर, बहुत ही मजा आ रहा है। बट यस, अगला जो क्वेश्चन है सर, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर। अगला क्वेश्चन जो है मेरे आपके लिए, सर रिटेलर अपने बिजनेस कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते आई थिंक मैंने ये आंसर कर दिया है, उसी तरह का ही आएगा। आप उसमें अपना जो हराइजन है उसको डिफाइन करिए और फिर उसी तरह के इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाइए। हैं? जो अभी भी आपने जो रिटेलर एक्सप्लेन है, किया था, ये टोटली हाँ, क्वेश्चन उसी का। वो उसी का है। और रिटेलर है या छोटे बिजनेसमैन हैं, हम्म दुकानदार लोग हैं, इस तरह के लोग अभी जिनका करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट में कोई ब्याज नहीं मिलता है, म्यूचुअल फंड में आओगे 6% मिल जाएगा, 7% मिल जाएगा। हम्म और एक और चीज आता है टैक्सेशन में, पिछली बार ही बात कर रहे थे, जो बैंक एफडी, ज्यादातर पैसा बैंक एफडी में है। बैंक हम्म एफडी डे वन से टैक्सेबल होती है, डे वन से। जिन लोगों का एडवांस टैक्स जा रहा है, अभी 15 सितंबर एडवांस, अभी 15 सितंबर आने वाला है, एडवांस टैक्स की डेट है। अगर उसने बैंक एफडी की होगी तो वो एडवांस टैक्स देगा। जो आपका ऑफिस की जो टैक्स लाइबिलिटी होती है वो तो ऑफिस वाले देख लेते हैं, लेकिन आपने जो बैंक एफडी कराई उसका आपको देखना होता है। जो आपने बैंक एफडी कराई उसका टैक्सेशन आप देखोगे। अगर आपने वो एडवांस टैक्स जमा नहीं किया तो यू विल पेनलाइज इन द लेटर पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, तो डे वन से बैंक एफडी आरडी टैक्सेबल हैं। और जो ये म्यूचुअल फंड्स हैं, ये जब आप रिडेम्पशन लोगे तो उस समय कैलकुलेशन जो भी हमने इतना सारा बताया वो सब चीजें, वो कैलकुलेशन उस समय होगी जब आपका रिडेम्पशन आएगा। तो म्यूचुअल फंड टैक्सेशन के पार्ट में इट इज ए काइंड ऑफ डेफर्ड टैक्सेशन। इट इज ए काइंड ऑफ डेफर्ड। आप 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए अपना जो टैक्सेशन है उसको डेफर्ड कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो। और अगर आप बैंक एफडी करोगे तो यू आर प्रीपोनिंग योर टैक्सेशन। तो इसमें भी बहुत बड़ा फर्क आएगा, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए। बैंक एफडी किया, यू आर प्रीपोनिंग योर टैक्सेशन। अगर आपने वो म्यूचुअल फंड में लगाया तो जब आप पैसे निकालोगे तब आपका टैक्सेशन कैलकुलेट होगा। इट इज अ काइंड ऑफ पोस्टपोन ऑफ टैक्सेशन, डेफरमेंट ऑफ टैक्सेशन। हम्म। तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए एक्चुअली हमारे व्यूअर्स को, राइट? बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए सर, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सर अगला जो सवाल है सर, रिटेलर्स के लिए कस्टमाइज म्यूचुअल फंड, आई रिपीट, रिटेलर्स के लिए कस्टमाइज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लान किस तरह से डिजाइन किया जाता है? तो बहुत ज्यादा इसको आप कस्टमाइज नहीं कर पाओगे। जो म्यूचुअल फंड बना रखे हैं आप उसमें एलोकेशन कर सकते हो। अभी सपोज किसी की बिटिया की शादी है और गोल्ड चाहिए, हमारे को खूब गोल्ड चाहिए बेटे की शादी में, तो आप अपना जो गोल्ड का एलोकेशन है उस स्कीम में ज्यादा बढ़ा सकते हो। अभी कुछ ही पैसे की जरूरत है, अगले 8-10 दिनों में, 1 महीने में, तो सारा पैसा आप लिक्विड में रख सकते हो, तो लिक्विड आप एलोकेशन बढ़ा सकते हो। हम्म और अगर वो जो अपना जो गोल है वो 10 साल के बाद हो रहा है, 15 साल के बाद हो रहा है, तो जो स्मॉल कैप है या मिड कैप है वहां पर एलोकेशन बढ़ा सकते हो। तो ये जो कस्टमाइज आपने बोला, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, ओके। बिकॉज म्यूचुअल फंड है तो एक बना दिए, उसमें आप बहुत ज्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते। बट यू कैन एलोकेट और यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज एलोकेशन एज पर योर रिक्वायरमेंट। ग्रेट। मतलब दैट टोटली डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना, बट ज्यादा मॉडिफिकेशन भी हम कर नहीं सकते, राइट? चलिए सर, फिर आगे बढ़ते हैं। सर अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए सर, रिटेल इंडस्ट्री में होने वाले चेंजेस से म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस किस तरह से अफेक्ट हो रहा है? तो रिटेल में ऐसे चेंजेस आते हैं। और अभी क्या हुआ ना, पहले से क्या होता था, सरकार ऐसे डिफाइन करती थी कि हम यहाँ पर टैक्स लगा रहे हैं, ये टैक्स हटा रहे हैं। तो समय के साथ सरकार बहुत चालाक हो गई है। तो अब वो क्या करते हैं कि भैया 31 मार्च तक ऐसा टैक्सेशन होगा जो पहले से आप कर रहे हो, अगर 1 अप्रैल से आओगे तो ऐसा टैक्सेशन होगा। तो ये जो सरकार आई है 2014 में आई थी बीजेपी सरकार, तो सबसे पहले इन्होंने डेट का टैक्सेशन हटाया था। वो उस समय 2014 से पहले डेट में 1 साल में ही आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता था, इंडेक्सेशन। इन्होंने आते ही उसको 3 ईयर का इंडेक्सेशन किया 2014 में, और 2023 में इन्होंने उसको पूरा हटा दिया, ओके। अब कर दिया। ठीक है, लेकिन इन्होंने वो किया कि ऐसा बताया कि वो जो 31 मार्च 2022 तक जो भी होगा उसमें आपको इंडेक्सेशन मिलेगा, लेकिन अगर 1 अप्रैल से आओगे तो आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो सरकारें भी समय के साथ चालाक हुई हैं, इनका बिहेवियर अच्छा हुआ है। हम्म इक्विटी डिविडेंड टैक्सेबल में नहीं था, अभी जो मार्जिनल रेट है डिविडेंड आपका इनकम में मार्जिनल रेट में आता है डिविडेंड, तो वो भी सरकार ने किया। और इसके बाद
इक्विटी का इक्विटी में भी एक जो टैक्स लगाया वो भी लगा दिया। तो लेकिन वो सब इसी तरह का, जैसे एक अभी कॉन्सेप्ट आया ग्रैंड फादरिंग डे। पहले क्या था कि इक्विटी में कोई भी टैक्स नहीं लगता था, लॉन्ग टर्म सारा का सारा आपका प्रॉफिट हो जाता था, लेकिन सरकार आई, इन्होंने वो भी लगा दिया। तो लेकिन उन्होंने एक प्रोविजन बनाया कि एक ग्रैंड फादरिंग डे बनाया। तो ग्रैंड फादरिंग डे से पहले का जो भी इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट है, उसमें कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद में टैक्स है। तो मार्केट में एक भूचाल ना आए। पहले से कहना 10-15 साल पहले क्या होता था, कोई न्यूज आया सारा का सारा मार्केट घट जाता था या बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। तो वो जो वोलेटिलिटी है उसको इन्होंने कर्व किया है। नहीं नहीं, बढ़िया सर, बढ़िया और बढ़िया। कुछ साइज में परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे बताया कि 2014 में जो डेट टैक्सेशन था वो 1 साल से लेके इन्होंने उसका जो टाइम पीरियड था वो 3 साल किया फॉर इंडेक्सेशन। तो लोग फिर अपने हिसाब से उसमें डिसीजन लेते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, एक हमारे पास एक कैटेगरी आती है हाइब्रिड फंड्स की। तो जब डेट में टैक्सेशन लगा तो हाइब्रिड का जो साइज है बिल्कुल बैलूनिंग हो गया। जो 200-400-500 करोड़ के पोर्टफोलियो होते थे वो 20-20 हजार करोड़, 50-50 हजार करोड़ के पोर्टफोलियो बन गए इन हाइब्रिड कैटेगरी। तो अभी वित्त वर्ष ये 2023-24 चल रहा है, इसमें क्या हुआ कि जो डेट फंड्स हैं वो पूरे पूरे मार्जिनल रेट से आपको टैक्सेशन देना पड़ेगा। तो लाइकली इनका जो साइज है वो घट के जो हमारे हाइब्रिड फंड्स हैं उनका साइज और ज्यादा बढ़ जाए, और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी ये घटनाएं हुई हैं। बाकी इनका ऐसा पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस में ऐसा कोई मेजर इफेक्ट नहीं है। चलिए सर, बहुत खूब, आपने बहुत अच्छे समझा रहे हो। बट सर अब आखिरी 3 सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है। चलिए सर, आखिरी थर्ड लास्ट सवाल से हम शुरू करते हैं। सर अगला जो सवाल है आपके लिए, सर रिटेलर के लिए ऑनलाइन म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय क्या सेफ्टी मेजर रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए जब हम ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं कुछ भी? तो जैसे ही और ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं ना, सपोज किसी को अमेजोन से खरीदना है कुछ, तो जो वहां पर वो मेजर में रखता है वो उसको वही चीज यहाँ पर भी करना चाहिए। तो कई बार कोई ऐसी साइट खुल जाती है जो कि प्रॉक्सी होती है उसकी, अमेजोन की, या प्रॉक्सी होती है कोई फ्लिपकार्ट की, प्रॉक्सी होती है किसी और की। तो वहां पर वो ध्यान रखना चाहिए। इवन बैंकों की फर्जी साइट खुल जाती है, बैंकों की, नॉट म्यूचुअल फंड। यस। नहीं, तो वो ध्यान रखना चाहिए कि आपने कौन से लिंक पे क्लिक किया है। वो जो एक यूआरएल बोलते हैं, जो हम लिखते हैं ना HTTP, HDFC बैंक, ये बैंक, वो बैंक, तो उसको हम यूआरएल बोलते हैं। तो जो यूआरएल है वो सही टाइप हुआ नहीं हुआ वो चीज ध्यान रखना चाहिए। तो वो जो प्रोसेस सबके लिए सेम है। मतलब सर अगर मैं ऑल ओवर तो मतलब सर मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो हमारे व्यूअर्स को एग्जैक्टली जो यूआरएल है उसका ध्यान रखना है। आप राइट वेबसाइट पे, आपका राइट वेबसाइट पे आप जा रहे हो, आप गलत वेबसाइट पर नहीं जा रहे हो, क्योंकि आजकल कॉपी कैट बहुत ज्यादा चल रहा है। हूबहू वेबसाइट बन जा रहा है और वहां पेमेंट करोगे, पैसे चले गए, बट आपके पास कुछ आया नहीं, देन आप चक्कर काट रहे हो, अलग लफड़ा है। सो जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई एंड देन क्रॉस चेक करो यार, 10 बार करो, बैंक में भी पता करो ऐसा कोई स्कीम चल रहा है नहीं चल रहा है, देन ओनली यू कैन गो फॉर इट एंड यू कैन लुक फॉर इट, राइट सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? आपका पैसा जब तक आपके पास है तभी तक आपके पास है। एक बार गया तो फिर गया, कहाँ ढूंढोगे उसको? नहीं। और अगर पता लगा 2 महीने बाद आ भी गया वापस, तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कितनी बड़ी है। 2 महीने बाद बाजार 50% बढ़ गया। नहीं, तो एक श्योर कि पैसा आपके पास रहे, कहीं गलत जगह ना लगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए सर, अब आखिरी दूसरा सवाल है आपके लिए। सर रिटेल बिजनेस के डिफरेंट स्टेजेस के लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का होना क्यों जरूरी है? तो इसमें स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, जैसे कोई स्मॉल कैप में कोई ज्यादा एग्रेसिव है, या किसी को लगता है कि अभी लार्ज कैप है, हायर वैल्यूएशन है। तो ये भी एक इंडिविजुअल क्वेश्चन हो जाएगा उसके लिए कि उसको कैसे ये देखना। और मेरे ख्याल से ये आंसर कर दिया है। ओके, चलिए सर, कोई बात नहीं। अब बेसिकली इसमें आपको यही देखना है कि कौन सा आप स्कीम ले रहे हैं और कितने समय के लिए ले रहे हैं। और जो म्यूचुअल फंड के जो रिस्क अलाइनमेंट है, यहाँ से शुरू कर, ओवरनाइट फंड से शुरू करते हैं, ओवरनाइट लिक्विड फंड, और फिर शॉर्ट टर्म फंड्स, ये हो गए, ये डेट के पार्ट हो गए मोटा मोटा। उसके बाद जो इक्विटी फंड्स आते हैं, जो लेसर इक्विटी फंड्स हैं वो इस तरह के आते हैं। हाइब्रिड फंड जो होते हैं वो लेसर इक्विटी होते हैं, लेसर रिस्की होते हैं।
किसमें इक्विटी जो एलोकेशन वो कितना है। तो जो सबसे लिस्ट रिस्की होगा उसमें करीब 20-25% का इक्विटी एलोकेशन होता है, वो रेगुलर सेविंग फंड के नाम से, इस तरह के नाम से वो आते हैं। उसके बाद ये एग्रेसिव एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होते हैं, जिनका जो एलोकेशन होता है वो 65% तक होता है। और एक बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी आती है, और एक उसी में मल्टी एसेट कैटेगरी है। तो ये लीस्ट रिस्की माने गए हैं क्योंकि इनका जो इक्विटी एलोकेशन वो बहुत कम होता है, और साथ में इसमें बॉन्ड्स या जो डेट फंड्स होते हैं उनका एलोकेशन बढ़ता है। और उसके बाद जो अगली कैटेगरी आती है वो प्योर इक्विटी फंड्स आते हैं। उसको हम लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्जी कैप, यहाँ से शुरू करके लास्ट में उसको स्मॉल कैप, थीमेटिक कैप में खत्म कर सकते हैं। तो ये जो आपका रिस्क एपिटाइट बोलेंगे और जो आपका जो हॉराइजन है उसको अलाइन करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है। नहीं नहीं, बहुत बॉन्ड में बढ़िया। अपॉर्चुनिटी है, इक्विटी में अपॉर्चुनिटी है। आज की डेट में बॉन्ड की जो यील्ड है ना वो 7.5% के आसपास आ रही है, 7.5 की। और कुछ समय के बाद ये यहाँ पर ये टिकेंगे नहीं, ये जो इंटरेस्ट रेट है घटेंगे, क्योंकि पूरी सरकारें ऐसे कर रही हैं कि जो महंगाई है उसको कर्व कर रहे हैं। इंडिया और ग्लोबल जितनी सारी सरकारें सब चिंतित हैं महंगाई के प्रति। तो जैसे ही वो महंगाई काबू होगा तो आपकी जो ये बॉन्ड यील्ड है ये घटेगी और बॉन्ड के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो आपको यहाँ से भी बॉन्ड से भी बहुत अच्छे प्रॉफिट हो जाएंगे, इक्विटी के बराबर प्रॉफिट हो जाएंगे कई बार। तो बहुत सारे लोगों ने बॉन्ड में पैसे बनाए हैं। इक्विटी में तो पैसे बनाते ही बनाते हैं, लोग बॉन्ड में पैसे बनाते हैं क्योंकि मार्केट का ही फायदा होता है। बहुत सारे लोग ना मार्केट से घबराते हैं। नहीं, अभी क्या होता है ना, सपोज आपने एक एफडी लिया, अब एफडी में क्या होता है, कोई मार्केट नहीं होता है। आपने आज की डेट में एफडी ली और 1 साल 2 साल 3 साल बाद वो मैच्योर हो जाती है। वही एफडी वही बैंक का, सपोज एसबीआई बैंक है, बड़ा बैंक है, उसी का कोई बॉन्ड होगा जो मार्केट में ट्रेड हो रहा होगा, और आज की डेट में वो 7.5 पर अगर ट्रेड हो रहा है, और जैसे ही ये महंगाई घटेगी ये बॉन्ड के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो जो उसका जो यील्ड बोलते हैं उसको, या जो उसका रिटर्न है, या जो उसका कूपन है, वो आज 7.5 का है तो हो सकता है वो 9.5 10 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए। इक्विटी में भी तो आपको 10 11 12% ही आ रहा है। इक्विटी में ज्यादा रिस्क होता है लेकिन बॉन्ड में उसके मुकाबले बहुत कम रिस्क होता है, और प्रॉफिट यहाँ पर भी बहुत ज्यादा बनते हैं। बहुत सारे लोग बॉन्ड से ही पैसा कमाते हैं। ये मार्केट की खूबी है, लोगों को पैसा देता है या अपॉर्चुनिटी देता है पैसा बनाने का। वेल सेड, वेल सेड सर। सब ठीक है, आप सर सब बता रहे हो, बेनिफिट बता रहे हो कि म्यूचुअल फंड, वाई म्यूचुअल फंड इज बेटर देन स्टॉक। मुझे बहुत मजा आ रहा है सुन के, आप बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी दे रहे हो। बट सर कहते हैं ना, मार्केट में कुछ लोग ऐसे भी है, अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बात करूं, देहाती, जिनका अभी तक माइंड डेवलप नहीं हुआ, उनसे अगर बात करो, अबे यार ये तो जुआ है, अबे यार यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना, अपने लिए एफडी या वही सही है, म्यूचुअल फंड भी नहीं करना, स्टॉक्स में भी नहीं जाना। तो सर उनकी सोच को बदलने के लिए, या फिर उनके लिए क्या विचार, आप क्या सोच रहे हैं सर? उनके बारे में कुछ बताएं कि उनका क्या होगा आगे फ्यूचर। एक तो मार्केट इन्फ्लुएंस कर देगा, देखा देखी भी होगी, नहीं देखा देखी भी होती है, मार्केट में तो बहुत सारी जगह इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा क्या है ना, थोड़ा बहुत तो बुद्धि सभी के पास है, थोड़ा ये डाटा भी देखना चाहिए जहां से आपको कन्विक्शन मिल जाए। इंडिया ग्रो कर रहा है उसमें आप कन्विंस हो जाए, या आप डाटा देख लें। हिस्ट्री तो सबको पढ़ना चाहिए ना भाई, अल्टीमेटली इट इज योर मनी। तो अगर आप हिस्ट्री भी देखोगे, डाटा देखोगे, तो यू विल गेट कन्विंस कि भैया यहाँ तो अपॉर्चुनिटी है। इंडिया इज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक विदेशी अगर भारत में पैसा लगा रहा है, ही इज टेकिंग 2 काइंड ऑफ रिस्क। इक्विटी मार्केट का तो रिस्क है ही इज ऑल्सो टेकिंग करेंसी रिस्क। वो अपना जो करेंसी है वहां का डॉलर, पाउंड, ये वो सब बेच के अपना आईएनआर खरीदता है, और उसको पता है आईएनआर डेप्रिशिएट हो रहा है आजादी से लेके आज तक, आगे भी डेप्रिशिएट होगा। हो सकता है हम ऐसा चीज कैलकुलेट नहीं करते हो या हमारे पास उतना समझ नहीं हो। तो आईएनआर डेप्रिशिएट हो रहा है, इसके बावजूद भी वो विदेशी यहाँ पैसा लगा रहा है। आपने इतनी सारी खबरें सुनी होंगी कि एफआई में इनफ्लो बढ़ रहे हैं, खूब सारा पैसा आ रहा है। तो उनके पास कन्विक्शन है कि भारत में पैसा बनने वाला है। आप डाटा देख लीजिए, आप कन्विंस हो जाइए। आप हमारा एक चीज इसमें और टेक्निकल है, जो एक अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के हिसाब से आपका जहां पैसे का प्रवाह होगा, जहां पैसे का प्रवाह होगा तो वहां आपका पैसा बन जाएगा। एक आदमी का, मेरा कोई खर्चा आपकी कमाई हो सकती है।
हम True. दोनों ने कोई ट्रेड किया, आप कोई चीज बेचने वाले हो, मैं कोई खरीदने वाला हूँ, मैंने आपसे खरीदा तो मैं पैसे दिया आपको, मेरा खर्चा हो गया लेकिन आपकी कमाई हो गई। इंडिया इज ए ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे इमेंस अपॉर्चुनिटी है, अल्टीमेटली इट इज अ मनी। आपने ही आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको खुद आपको पहले कन्विंस होना पड़ेगा, उसके बाद ही अपना पैसा लगा पाएंगे। क्योंकि अगर हम इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, ये फुल ऑफ वोलेटिलिटी है। कोई ग्राफ हम देखते हैं ना, ग्राफ बाद में ऐसे दिखता है, बट उस समय ग्राफ ऐसे से आता है। 20% का करेक्शन बहुत मामूली बात होता है, लेकिन वो 20% बहुत ज्यादा होता है। सपोज 1 करोड़ रुपए लगाया और 20% नीचे आ गया तो 80 लाख ही रह गया, बोलेंगे सिर सर मुड़ाते ओले गिर गए, भागो यहाँ से। तो ये तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको डाटा देखने पड़ेंगे और क्यों आ रहे। और दूसरा एक रिस्क देखिए, सपोज आपके पास पैसा है, आप इक्विटी मार्केट में नहीं आ रहे हो, तो आप कहीं बैंक एफडी लोगे, बैंक एफडी प्री टैक्स आपका 7% है, पोस्ट टैक्स आपको 5% का बैठेगा, नहीं टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना, लेकिन वही 5% के लिए आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर स्मॉल कैप ने करीब 30 से 40% दे दिया है पिछले 2-3 महीनों में, तो 5% कभी भी आ जाएगा। और जो आप देखोगे, एक जो आपका बैंक एफडी है वो आपका 10 साल में डबल हो रहा है, 7% से 10 साल में डबल हो रहा है। और इसी दरमियान एक 15% का पोर्टफोलियो 10 साल में 4 गुना हो जाएगा, या 70% प्रोबेबिलिटी वो 4 गुना हो ही जाता है। तो बैंक एफडी आपकी लॉन्ग टर्म में रिस्की रहेगी, इक्विटी आपका शॉर्ट टर्म में रिस्की रहेगा। अब यू हैव टू चूज इट एंड चूज वाइजली। नहीं सर, ग्रेट है सर। इवन आई बिलीव कि म्यूचुअल फंड इज अ गुड ऑप्शन अगर आपको इक्विटी समझ में नहीं आ रहा है, यू डोंट हैव टू बियर द रिस्क। बट सर मुझे लगता है ये ना कहीं गवर्नमेंट को ना स्टेप्स लेना पड़ेगा, उनको थोड़ा स्टेप अप करके आगे आना पड़ेगा। एंड यू हैव टू प्रमोट अ लॉट कि हाँ भाई म्यूचुअल फंड सही है। जैसे कि कोविड में आ रहे थे वो लगा दिया उन्होंने, वो अमिताभ बच्चन वाला टोन। सो आई बिलीव कि उनको इस तरह का भाई म्यूचुअल फंड सही है, आप जाओ इन्वेस्ट करो। क्योंकि जब तक आप ठीक से अवेयरनेस नहीं फैलाओगे मार्केट में, लोग क्यों लेंगे। अब जैसे मैं बात करूं एक पनवाड़ी वाला, ठीक है, वो डेली के 10,000 रुपए तो कमाता है, बट व्हेन यू गो एंड टॉक अबाउट द डेटा एंड ऑल दोस थिंग्स, वो समझ ही नहीं पाएगा। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा ये डेटा वेटा क्या जा रहा है क्या आ रहा है, तू मुझे एंड में ये बता 1 साल के बाद रिटर्न क्या आएगा, राइट? या उसको बोलते हैं भाई 3 साल बाद देख तेरा इतने % रिटर्न आ सकता है, इवन दैट इज मार्केट पे डिपेंड करता है, बट स्टिल एफडी से तो तेरा ज्यादा आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि बैंक थोड़ा सा स्टेप बैक, मतलब पीछे है और इसको प्रमोट नहीं कर रहा है अच्छे से? हो रहा है ना, बहुत तेज से बढ़ रहा है, बट अभी बहुत कुछ बाकी है। बढ़ रहा है, यस, स्लोली ग्रेजुअली जो लोग समझ रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। बट मैं सोच रहा हूँ छोटे सेक्टर के जो लोग हैं, जो पनवाड़ी है या जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, जो शॉप चलाते हैं यार, वो भी तो इन्वेस्ट करते हैं, वो भी तो एफडी कर रहे हैं, जहां से कमा रहे हैं कुछ तो कर रहे हैं। तो जैसा हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं यार म्यूचुअल फंड से, क्योंकि यहाँ पे ये बेनिफिट है वो एटलीस्ट उनको उनके तक भी तो बात पहुंचे कि कौन पहुंचाएगा, सरकारी पहुंचाएगा। यानी जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी, उसका फायदा सबको मिलना चाहिए, एक यस कुछ ही तबके को नहीं मिलना चाहिए। यस तो यस जो आपका जो ग्रोथ होगा ना, उसमें सारे पार्टिसिपेंट होंगे। यस, ग्रोथ कुछ ही लोगों को मिल रहा तो वो भी बहुत सारी बात नहीं है, वो भी अच्छी बात है। यस, क्योंकि अभी आपने कहा कि इंडिया हैज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये ग्रो करेगा। तो मेरा मानना है यार सबको दो ना मौका, बराबर का मौका। तो सब इन्वेस्ट करेंगे, क्या दिक्कत है? इन्वेस्ट करेंगे तो फंड अल्टीमेट सरकार के पास ही आ रहा है, वो उसको इन्वेस्ट करके और ग्रो करेगा। चलिए सर, इट वाज लवली सेशन विथ यू, बहुत ही मजा आया और बहुत ही अच्छे से आपने एक एक कण आपने हर एक शब्द, आई एम स्पीचलेस सर, आई एम रियली एंजॉयिंग अ लॉट। एंड आई होप मेरे व्यूअर्स को भी बहुत मजा आ रहा है जिस तरह से आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और हर हफ्ते आके सर आप गाइड कर रहे हैं। सो यू लाइक, थैंक यू वेरी मच सर अटेंडिंग माय शो, इट्स अल्टीमेट योर शो सर। एंड मेरे और मेरे जितने भी व्यूअर्स सर, सबकी तरफ से सर अगेन धन्यवाद सर आपका। सर धन्यवाद, थैंक यू। चलिए सर, फिर अगले हफ्ते मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ, ठीक है सर? ठीक।